एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द आइल्स इनसाइडर में। और इस वीडियो में मैं बताने जाऊंगी कि क्यों सभी बच्चों को रीडिंग जो मॉड्यूल है वो मुश्किल लगता है। काफ़ी बच्चे डरते हैं कि रीडिंग तो बड़ी डिफ़िकल्ट होती है, इस रीडिंग मॉड्यूल से डरने लग जाते हैं। इस वीडियो में आप देखोगे कि हमने कैसे रीडिंग अटेम्प्ट करनी है। ये एक पैसेज है रीडिंग का, और ये आप देख सकते हो रीडिंग पैसेज है थर्ड। ठीक है, देखो जो फर्स्ट पैसेज है वो इजी होता है काफ़ी, एंड उसमें आंसर्स जो है इजीली मिल जाते हैं सभी बच्चों को ज़्यादातर, क्योंकि लाइन वाइज होते हैं आंसर्स। सेकंड पैसेज भी मीडियम होता है। थर्ड पैसेज में मेन प्रॉब्लम आती है काफ़ी बच्चों से, ये जो थर्ड पैसेज है ज़्यादातर जिसमें क्वेश्चंस होते हैं 14 क्वेश्चंस टोटल होते हैं, ये अटेम्प्ट ही नहीं हो पाते। अगर आपने इन 14 क्वेश्चंस पे एफर्ट ही नहीं डाले, आपने तुक्के लगा लिए, तो आपके रीडिंग में कैसे स्कोर आएगा। इट्स बेटर कि आप पहले टाइम मैनेज करो। टाइम मैनेज हमने कैसे करना है, देखिए जो थर्ड पैसेज है ना, ये डिफिकल्ट नहीं होता। इट्स जस्ट कि जहाँ पे हमें आंसर्स की सपोज एक लाइन में या दो लाइन में हमें लोकेशन मिली, तो उस लाइन को पढ़ के भी हम कई बार एक्यूरेट आंसर नहीं लगा सकते। इस पैसेज में हमें ज़्यादा पढ़ना होता है, एक लाइन दो लाइन एक्स्ट्रा ऊपर से पढ़ो, एंड जहाँ हमें लोकेशन मिली है क्वेश्चन की उसके आगे भी एक एक्स्ट्रा लाइन पढ़ो। बेसिकली मेरा मतलब ये है कहने का, रीडिंग पैसेज थर्ड जो है ना ये इजी होता है, बस इसमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा पढ़ोगे तभी आपको क्लैरिटी आएगी। अदरवाइज जैसे पिछले पैराग्राफ्स होते हैं, पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2, जिनमें हमने एक लाइन या दो लाइन से लोकेशन मिली हमें क्वेश्चन की और उससे देख के हमने पढ़ के आंसर लगा दिया। ये थोड़ा इस पैसेज में नहीं होता। बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये पैसेज डिफ़िकल्ट होगा, बल्कि ये पैसेज सबसे ईजी होता है, एंड ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली इसमें 14 क्वेश्चन है। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे हमें रीडिंग पैसेज थर्ड करना है। सबसे पहले हम टाइम की बात करते हैं। जैसे हमें पता है कि पैसेज जो है रीडिंग में 3 होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पैसेज, पैसेज सेकंड एंड पैसेज थर्ड। टोटल क्वेश्चंस हमारे इसमें होंगे 40 क्वेश्चंस होंगे। हमारे पास टाइम बट कितना है, पूरा 60 मिनट्स है, और इस 60 मिनट्स में आप ने जो है आंसर्स ट्रांसफ़र भी करने हैं आंसर शीट में। बेटर है कि जो पैसेज 1 है उसको आप 15 मिनट्स ही दो, ज़्यादा टाइम मत दो। ठीक है, क्योंकि ये इजी होता है, इसलिए 15 मिनट्स इसके लिए रख लिए हमने। 20 मिनट्स हमने रख लिए अपने नेक्स्ट सेकंड पैसेज के लिए, और थर्ड पैसेज जो कि बड़ा आपको डिफ़िकल्ट लगता है कई बच्चों को, इसके लिए हम 25 मिनट्स जो है अपना लगाएंगे इसको सोल्व करने पर। ये जो स्ट्रेटजी है टाइम मैनेजमेंट की, काफ़ी बच्चे में भी इसको डिफ़िकल्ट समझे कि हम फिर पहले पैसेज में 15 मिनट्स कैसे लगाएं, या ये डिफ़िकल्ट है, ऐसे नहीं हो सकता। देखिए, यू नीड टू डू प्रैक्टिस। कोई भी मेडल लेके आता है किसी भी स्पोर्ट्स में या किसी भी एक्टिविटी में, तो वो पहले दिन से ही एक्सपर्ट नहीं होता, प्रैक्टिस ही अच्छा करती है इस पर्सन को। अगर आपको पहले दिन, सेकेंड डे, थर्ड डे आपको मे बी डिफ़िकल्ट हो, बट विद टाइम अगर आपकी डिज़ायर है रीडिंग में अच्छे बैंड लेने के लिए, आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करो टाइम में। डेफिनेटली इसमें बेसिकली होगा क्या, आपके जो थर्ड पैसेज है ना उसमें जो आप आंसर ढूंढोगे वो करेक्ट होंगे। ठीक है, मेन दिक्कत ही थर्ड पैसेज की है। इसमें हमें 5 मिनट एक्स्ट्रा मिल गए थर्ड पैसेज को करने के लिए, तो डेफिनेटली हमारा जो है इम्प्रूव हो सकता है। तो अभी हम एक्सप्लेन करते हैं पैसेज थर्ड। पैसेज थर्ड की सबसे पहले हमने जब भी कोई रीडिंग करनी है, हमने क्या करना है, उसकी हेडिंग देख लेनी है, और उसके नीचे कई बार देखो ऐसे इस पैराग्राफ में जैसे है 2 लाइनें, कई बार 3 लाइनें लिखी होती हैं। काफ़ी बच्चे तो ये निगलेक्ट ही करते हैं, पढ़ते ही नहीं है। भाई ये पढ़ा करो, इससे पढ़ के हमें थोड़ी और नॉलेज मिलेगी, क्लैरिटी होगी कि टॉपिक है क्या। सीधा आप क्वेश्चन पे भाग जाते हो कि क्वेश्चन क्या है, फिर ढूंढते हो। थोड़ा बहुत आइडिया तो ले लो भी है क्या किस। पहले हमेशा हमने देखना है कि जो हमारा पैसेज है उसमें हेडिंग क्या है, एंड कई बार जैसे इस पैराग्राफ में है कुछ 2-3 लाइनें भी लिखी होती हैं। उस
उसको रीड कर लेना है हमेशा, ताकि थोड़ा आपको आइडिया तो हो भी यार ये पैराग्राफ में है कि किस बात की चर्चा है। सीधा आप भाग जाते हो क्वेश्चंस पे एंड फिर आप कीवर्ड ढूंढते रहते हो। सो बेटर है थोड़ा समझ लो, दिमाग को थोड़ी क्लैरिटी लानी ज़रूरी होती है। सो हमारी हेडिंग है एमेट्योर नेचुरलिस्ट। एमेट्योर वो पर्सन होता है जो कोई भी जो काम करे वो उसकी जॉब नहीं है, बट वो अपने शौक से कर रहा है, अपने मज़े के लिए कर रहा है, ठीक है। वो कोई भी काम हो सकता है। एंड अगर ये एमेट्योर नेचुरलिस्ट कौन होते हैं, वो बंदे जो प्लांट्स की, एनिमल की स्टडी करते हैं। सो ये जो पर्सन है प्लांट्स और एनिमल की स्टडी कर रहे हैं और इनको कोई ऐसे सैलरी नहीं मिलती, किसी कंपनी के साथ ये संबंधित नहीं है, ये अपने शौक के अकॉर्डिंग कर रही है। सो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ एन एनुअल अलास्कन बैटिंग कॉन्टेस्ट टू साइटिंग्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड। कहते हैं कि जो सालाना हर साल अलास्कन में बैटिंग कॉन्टेस्ट होता है, उससे लेकर और ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स है उनको देखने तक, कहते ये इनसे जो रिजल्ट निकला है ना, इससे कहते इकोलॉजिस्ट आर यूजिंग अ वेल्थ ऑफ अनयूजुअल डाटा। कहते इकोलॉजिस्ट जो है अनयूजुअल मतलब अनकॉमन है, वो डाटा यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या किसके लिए, टू प्रिडिक्ट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि जो वातावरण में बदलाव है उसका क्या असर होगा, इसको वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो अभी हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया कि ये प्लांट्स या एनिमल्स या क्लाइमेट के रिलेटेड, इन्वायरमेंट के रिलेटेड बेसिकली बात होगी। तो ये देखते हैं हम आगे। तो हमने ये तो देखो रीड कर लिया, मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई, जितनी भी आ गई ना, थोड़ा बहुत तो पता लगा। अभी हम क्या करेंगे, सीधा हम क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन है 27 से 33। हमेशा क्वेश्चन जब भी करो, चाहे आपने कितना भी प्रैक्टिस की है आइल्स रीडिंग में, हमेशा जो है आपने इंस्ट्रक्शंस देखनी है। हो सकता है एग्जाम में आपको कुछ नया ही आ जाए, सो बेटर है कि हम सावधानी बरतेंगे। बेसिकली विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सो ये इंफॉर्मेशन है, ये कहते जो इन्फॉर्मेशन है किस पैराग्राफ में है। हमने सिर्फ क्या करना है, A to H जो पैराग्राफ है उनमें ये देखना है किस इन्फॉर्मेशन किस पैराग्राफ से मैच करती है, बस हमने पैराग्राफ लगा देना है। अभी देखो ये क्वेश्चन इजी होते हैं, ये टाइम सेविंग क्वेश्चंस हैं। क्यों टाइम सेविंग क्वेश्चंस हैं, देखो मैंने ये नहीं देखना कि वहाँ पे है, कुछ जज नहीं करना, कुछ समझना नहीं है, मैंने सिर्फ स्कैनिंग करनी है। बस मुझे ये इसकी लोकेशन मिलनी चाहिए। लोकेशन किसकी मिलनी चाहिए, इस क्वेश्चन में जो भी कीवर्ड्स होंगे उसकी लोकेशन मिलनी चाहिए। देखो कई बार आपको कीवर्ड्स है 2 मिलेंगे, कई बार 3 मिलेंगे, कई बार 4 मिलेंगे। सो देखते हैं 27वां क्वेश्चन। कहते डेफिनेशन है फिनोलॉजी। सो फिनोलॉजी जो है ये वर्ड एज इट इज ही मिलेगा, जैसे बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, वो उनके कोई सिनोनिम्स नहीं होते, वो नेम है, ठीक है, सब्जेक्ट के। सो फिनोलॉजी मिल गया और डेफिनेशन, 2 कीवर्ड्स ही हैं मेरे, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। चलो हम फर्स्ट पैराग्राफ से, हमने नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्कैनिंग करनी है। ध्यान से सुनो, पहले हमने क्या किया, हेडिंग को रीड किया, भी हेडिंग क्या है पैराग्राफ की। उसके बाद हमने इंस्ट्रक्शंस पढ़ी। मेरा 3rd स्टेप था, मैंने कीवर्ड्स जो हैं वो लोकेट कर लिए। कीवर्ड्स जब मैंने देखे, अभी नेक्स्ट स्टेप मेरा है स्कैन करना और लोकेशन ढूंढना कि ये कहाँ मिलेंगे मुझे, ठीक है, स्कैनिंग करनी है। तो नेक्स्ट स्टेप अभी देखते हैं। सो 2 वर्ड्स हैं, मैंने ऑलरेडी 2 लाइनें पढ़ी हैं। ए पैराग्राफ से मैं स्कैनिंग करूंगी, पढ़ना नहीं है, ठीक है। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, जब स्कैन करते हैं उनमें पता नहीं कौन सा भूत आ जाता है कि हम पढ़ लें, थोड़ा और समझ लें। आपने समझ के कुछ नहीं करना, अपना टाइम जो है पूरा ध्यान से इस्तेमाल करो, एक सेकंड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो देखो डेफिनेशन फिनोलॉजी। सो डेफिनेशन फिनोलॉजी अपने माइंड में ना रिपीट करते जाओ, क्योंकि ना कई बार वर्ड्स ही भूल जाते हैं बच्चे जो स्कैन करते हैं। सो ये 2 वर्ड्स अपने माइंड में रखो, मैं यहाँ पे बोल के बताऊंगी आपको, पर आपने क्या करना है, माइंड में आपने रिपीट करने हैं, ऐसे साथ वालों को डिस्टर्ब नहीं करना। सो डेफिनेशन फिनोलॉजी, 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 डेफिनेशन फिनोलॉजी नहीं मिला मुझे ए पैराग्राफ में। बी पैराग्राफ देखते हैं हम। टुडे सच रिकॉर्ड्स फिनोलॉजी, डेफिनेशन, डेफिनेशन फिनोलॉजी, डेफिनेशन फिनोलॉजी। सो ये मेरा फिनोलॉजी वर्ड आ गया। तो मैं इस
सेंटेंस मेरा जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से पढ़ूंगी और देखूंगी, मेक श्योर करूंगी भाई यही है लोकेशन, नहीं तो मैं आगे स्कैन करूंगी, ठीक है। सो देखते हैं दीज डाटा सेट्स। सो किसी भी चीज़ का डाटा है एंड अदर लाइक देम, और इनके जैसे और भी, आर प्रूविंग इनवैल्यूएबल टू इकोलॉजिस्ट। जो इकोलॉजिस्ट है ना, जो इकोलॉजी की स्टडी करते हैं, उन बंदों के लिए कहते हैं ये बहुत ही कीमती है। इंटरेस्टेड इन, वो इकोलॉजिस्ट जो किसमें रुचि रखते हैं, इंटरेस्टेड मतलब रुचि, वो इकोलॉजिस्ट के लिए जो रुचि रखते हैं इन द टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, ऑफ बायोलॉजिकल इवेंट्स, और या इसको क्या कहते हैं हम, फिनोलॉजी। सो फिनोलॉजी की डेफिनेशन हमें मिल गई ना, इन द टाइमिंग ऑफ बायोलॉजिकल इवेंट्स को क्या कहते हैं, फिनोलॉजी। सो ये बल्कि एक स्टडी होगी जिनमें लोग क्या पढ़ेंगे, टाइमिंग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल इवेंट्स की। अभी बायोलॉजिकल इवेंट्स क्या हो सकते हैं, जैसे प्लांट्स जो हैं वो कब फ्लावरिंग करते हैं, किस मंथ में करते हैं, किस है ना दिनों में करते हैं, कितने टाइम के लिए करते हैं, या फिर वो फ्रूट्स कब देते हैं, कब उनके लीव्स आते हैं। सेम एनिमल्स के लिए भी हो सकता है, किसी भी चीज़ के लिए, बट वो बायोलॉजिकल प्रोसेस होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हमारा टाइम कब है मोटरसाइकिल लेके बाजार में घूमने का, ठीक है, ये बायोलॉजिकल इवेंट नहीं हुआ। सो टाइमिंग ऑफ बायोलॉजिकल इवेंट्स डेफिनेशन है फिनोलॉजी की, तो मुझे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखो मिल गया। अगर देखो काफ़ी स्टूडेंट्स कहेंगे कि जो कीवर्ड्स है ना मैच करते हैं, 2-3 पैराग्राफ्स में भी होते हैं, तो देखो 2-3 पैराग्राफ्स में तो होंगे ही ना, आपको ऐसे इजी थोड़ी ना दे देंगे भी सारे पास हो जाएं। तो हमने चलो लोकेशन मिली, हमने रुक के पढ़ा, कंफर्म किया, मुझे कंफर्म है अभी आंसर, तभी मैं आंसर लगाऊंगी ना। अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं होती तो मैंने आगे कंटिन्यू करना था स्कैनिंग को। सो इस बात को ज़रूर समझना, ठीक है। सो 27th क्वेश्चन, डेफिनेशन भी मिल गया, फिनोलॉजी भी मिल गया, किस पैराग्राफ में था, बी में। बस इसके आगे कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। 28th क्वेश्चन देखते हैं, हाउ स्पार्क्स फर्स्ट बिकेम अवेयर ऑफ एमेट्योर रिकॉर्ड। सो एमेट्योर रिकॉर्ड क्या होगा कि जो बंदे अपनी है ना शौक के लिए जो कलेक्ट करते हैं डाटा, पैसे नहीं लेते इसके लिए। स्पार्क्स कोई पर्सन होगा, लेडी भी हो सकता है और लड़का भी हो सकता है। देखेंगे हम हाउ स्पार्क्स फर्स्ट बिकेम, क्या सबसे पहले वो उसको कैसे पता लग गया, किसके बारे में, एमेट्योर रिकॉर्ड्स में। अभी देखो मेरे जो कीवर्ड्स है ज़्यादा हैं इसमें, स्पार्क्स फर्स्ट बिकम अवेयर एमेट्योर रिकॉर्ड्स। सो 2 या 3 वर्ड्स अपने माइंड में आपने रिपीट करने हैं फर्स्ट पैराग्राफ से, ठीक है। हमने ऑलरेडी फर्स्ट पैराग्राफ स्कैन किया था, बट वो इस क्वेश्चन के लिए था ना, वो तो मेरा डन हो गया, वो खत्म। अभी नेक्स्ट करना है तो इसको भी हम फर्स्ट पैराग्राफ से ही स्कैनिंग करेंगे। स्पार्क्स फर्स्ट अवेयर एमेट्योर रिकॉर्ड्स। सो कीवर्ड्स है मेरे, स्पार्क्स फर्स्ट अवेयर एमेट्योर रिकॉर्ड्स। सो फर्स्ट पैराग्राफ स्पार्क्स आ गया, फर्स्ट अवेयर एमेट्योर रिकॉर्ड्स, स्पार्क्स फर्स्ट अवेयर एमेट्योर रिकॉर्ड्स, फर्स्ट अवेयर एमेट्योर रिकॉर्ड्स, फर्स्ट अवेयर एमेट्योर रिकॉर्ड्स। सो ये बी पैराग्राफ में देखते हैं हम, टुडे सच रिकॉर्ड्स आ गया, फर्स्ट अवेयर वर्ड नहीं आया देखो, स्पार्क्स फर्स्ट अवेयर एमेट्योर रिकॉर्ड्स, स्पार्क्स फर्स्ट अवेयर एमेट्योर रिकॉर्ड्स, स्पार्क्स अवेयर की कोई बात नहीं आ रही, रिकॉर्ड आ रहा है काफ़ी बार, एमेट्योर नेचुरलिस्ट। सो ये लाइन देख लेते हैं, अ स्मॉल बैंड ऑफ रिसर्चर्स इज कंबाइनिंग थ्रू हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ऑफ रिकॉर्ड टेकन बाय थाउजेंड्स ऑफ एमेट्योर नेचुरलिस्ट। सो ये तो वो बात होगी ना, ये रिसर्चर्स इकट्ठा कर रहे हैं एमेट्योर से जो डाटा है, बट स्पार्क्स अवेयर हुआ ऐसे कुछ नहीं बात हुई। तो आगे चलते हैं, एंड मोर सिस्टमेटिक स्पार्क्स फर्स्ट अवेयर एमेट्योर रिकॉर्ड्स। सो सी पैराग्राफ देखते हैं अभी हम। सो स्पार्क्स देखो ये मिल गया, स्पार्क्स फर्स्ट
become aware of the army of close phrenologists as he describes them when a retiring colleague gave him the Marsham records. So देखो स्पार्क्स मिल गया, फर्स्ट बिकेम अवेयर मिल गया, मेरा एक ही चीज़ रिकॉर्ड्स भी मिल गया, एमेट्योर रह गया। तो यहाँ पे तो उन्होंने कहा है कि एक जब रिटायर हो रहा था ना स्पार्क्स का कोलीग, तो उसने मार्शम के रिकॉर्ड दे दिए। तो मार्शम हम बंदा देखते हैं भी ये कौन सा है, तो इसका जिक्र फर्स्ट पैराग्राफ में है, देखते हैं। सो फर्स्ट पैराग्राफ को स्कैन करते हुए यहाँ पे एक मार्शम वर्ड आया था, रॉबर्ट मार्शम, लैंड ओनर है नॉर्फोक में, इंग्लैंड के ईस्ट की में ना, इसका मतलब काफ़ी सारा लैंड ओनर है। बिगेन रिकॉर्डिंग द साइकिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो बिगेन रिकॉर्डिंग द साइकिल लाइफ साइकिल्स, ठीक है, प्लांट्स के भी एनिमल्स के, ऑन हिज एस्टेट, अपनी ज़मीन पे। वैन द फर्स्ट वुड एनिमोन्स फ्लावर, कि ये प्लांट ने सबसे पहले फ्लावर कब किया। द डेट्स ऑन विच द ओक्स बर्स्ट, ये जो ओक ट्री है कब बर्स्ट हुआ, पत्ते दिए उसने। एंड जो रूक है उसने सबसे, जो पंछी है इसने कब नेस्ट बनाना शुरू किया। सक्सेसिव मार्शम कंटिन्यूड कंपाइलिंग दीज नोट्स फॉर 211 ईयर्स, कहते ये रिकॉर्ड करने लगा, इसने 211 साल तक रिकॉर्ड जो है इकट्ठा किया। तो मार्शम के लिए इन्होंने साइंटिफिक वर्ड यूज़ नहीं किया, किसी यूनिवर्सिटी के साथ लिंक नहीं है, तो ये एमेट्योर ही हुआ। और हेडिंग भी देखो मुझे थोड़ी क्लैरिटी दे रही है कि एमेट्योर। सो मार्शम क्या है, हमारा एक एमेट्योर है। सो स्पार्क्स मिल गया, फर्स्ट बिकेम अवेयर, कहते कब पता चला उसको, वो अवेयर हो गया स्पार्क सबसे पहले जब उसके कुलीग ने, जब रिटायर हो रहा था, उसने दिया मार्शम का रिकॉर्ड। मार्शम हमारा क्या है, एमेट्योर है। सो हमारा सेकंड आंसर भी मिल गया है। सो देखिए स्पार्क्स फर्स्ट बिकेम अवेयर एमेट्योर रिकॉर्ड्स कहाँ मिला हमें, सी पैराग्राफ में, बस ज़्यादा चर्चा मत करनी, ठीक है। मिल गया मुझे आंसर, ये 28 सारे कीवर्ड्स मिल गए, डन। 29 क्वेश्चन देखो, हाउ पीपल रिएक्टेड, अभी रिएक्शन है लोगों का भी, उन्होंने कैसे लिया उस चीज़ को, किसको, टू देयर, उनकी अपनी इन्वॉल्वमेंट को, ठीक है, किसमें, डाटा कलेक्शन में, ठीक है जी। पीपल, रिएक्शन, इन्वॉल्वमेंट, डाटा कलेक्शन मेरे कीवर्ड्स हैं। अभी मैं फिर से हमेशा क्या करूँगी, ए पैराग्राफ में से ही स्कैन करूँगी, ठीक है। अगर हो तो मैं देखो बी और सी को एक्सक्लूड कर सकती हूँ, क्योंकि इस इंस्ट्रक्शंस में ना मुझे ये नहीं कहा भी कोई भी पैराग्राफ आप 2 बार यूज़ कर सकती हो, वहाँ ना एन बी करके लिखा होता है हमेशा कि यू कैन यूज़ एनी पैराग्राफ मोर देन वंस। सो ये नहीं लिखा, तो मैं ट्राई कर सकती हूँ कि बी और सी को छोड़ दूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं आंसर। सो 29 का क्वेश्चन का देखो, एच पैराग्राफ में ये लास्ट में इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, पीपल आर थ्रिल्ड, खुश हैं वो, एक्साइटेड है वो। पीपल रिएक्टेड मिल गया जी। टू थिंक दैट, ये सोच के, दैट द डाटा दे हैव बीन कलेक्टिंग, जो डाटा वो कलेक्ट कर रहे थे एज अ हॉबी, कैन बी यूज्ड फॉर समथिंग साइंटिफिक, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर समथिंग साइंटिफिक। सो साइंटिफिक तौर से उनका जो डाटा कलेक्ट हो रहा है एज अ हॉबी, उसको इस्तेमाल कर रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, तो लोग क्या हैं, खुश हैं भाई। सो पीपल रिएक्टेड, क्या रिएक्ट किया, भी खुश हैं। टू देयर इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे लिखा कैन बी यूज्ड, ठीक है, इन डाटा कलेक्शन, सो समथिंग साइंटिफिक। इट एम्पावर्स देम, मतलब ये उनको कॉन्फिडेंस दे रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है। सो पीपल रिएक्टेड टू देयर इन्वॉल्वमेंट इन डाटा कलेक्शन आ गया हमारा एच पैराग्राफ में। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन देखते हैं हम। नेसेसिटी, ज़रूरत
इनकरेज, हौसला बढ़ाना किसी का, एमेट्योर डाटा कलेक्शन, ठीक है। कहते ज़रूरत है हौसला अफजाई की किसके लिए, एमेट्योर डाटा कलेक्शन के लिए। सो इसके कीवर्ड्स हम देखते हैं। सो 30 क्वेश्चन का आंसर है जी पैराग्राफ में। हेयर दे हैव रिटन ओवरऑल। ज़्यादातर जो फिनोलॉजिस्ट है, फिनोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो टाइम वगैरह स्टडी करते हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की, बायोलॉजिकल इवेंट्स की, आर पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्ट है वो, होपफुल है मतलब उम्मीद रखते हैं काफ़ी, अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एमेट्योर्स कैन मेक, भी जो एमेट्योर्स हैं वो क्या हिस्सा डाल सकते हैं, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकती हैं, इसके लिए वो कहते हैं वो पहले ही उम्मीद में है। दे गेट एट द रॉ पावर ऑफ साइंस, कहते कि वो पूरे ध्यान से करते हैं, केयरफुल ऑब्जर्वेशन होती है नेचुरल वर्ल्ड की, ये सैगरिन ने कहा। बट द प्रोफेशनल्स ऑल्सो एक्नॉलेज, जो प्रोफेशनल साइंटिस्ट है वो भी एक्नॉलेज करते हैं नीड, नेसेसिटी फॉर केयरफुल क्वालिटी कंट्रोल। सो कि जो वो कर रहे हैं कलेक्शन वो ध्यान से और उसमें प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। सो नेसेसिटी टू encourage amateur data collection, so contribution amateurs can make, so ये क्या है, पॉजिटिव है, so means ये encourage करते हैं, so आंसर विल बी जी। कई बार एग्जैक्ट वर्ड नहीं हमें वहाँ पे मिलते, बट इन दो लाइनों को पढ़ो ध्यान से, उसमें ये यही कहना चाहते हैं कि फिनोलॉजिस्ट कहते हैं पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्ट हैं कि जो एमेट्योर है वो जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि वो क्या साइंस में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। सो नेसेसिटी टू इनकरेज एमेट्योर डाटा कलेक्शन, जी विल बी द आंसर। नेक्स्ट 31st क्वेश्चन, डिस्क्रिप्शन दिया है ऑफ यूजिंग एमेट्योर डाटा, इस्तेमाल करना है एमेट्योर का जो डाटा है, रिकॉर्ड है, टू मेक प्रडिक्शंस, ताकि वो प्रडिक्शन अनुमान लगा सकें बेसिकली। सो डिस्क्रिप्शन, एमेट्योर, रिकॉर्ड्स, प्रिडिक्शंस। 31st क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ ई में देखिए। कहते सच रिकॉर्ड्स कहते हेल्पफुल हैं टू शो दैट कंपेयर टू 20 years ago, 20 साल पहले अगर हम कंपेयर करें, अ राफ्ट ऑफ नेचुरल इवेंट्स, जो नेचुरल इवेंट्स हैं नाउ अकर अर्लियर, वो पहले ही हो रहे हैं, अक्रॉस मच ऑफ द नॉर्थन हेमिस्फीयर के आसपास कहते जो नेचुरल इवेंट है अपने टाइम से पहले हो रहे हैं। फ्रॉम अभी उन्होंने एग्जांपल्स दी हैं, फ्रॉम ओपनिंग ऑफ लीव, जब पत्ता जो है वो खुलता है, टू रिटर्न ऑफ बर्ड फ्रॉम माइग्रेशन, जो प्रवासी पंछी हैं वो वापस मुड़ते हैं अपने घर पे, एंड द इमर्जेंस ऑफ बटरफ्लाइज फ्रॉम हाइबरनेशन होती है लॉन्ग विंटर स्लीप, काफ़ी जो एनिमल है वो सो जाते हैं विंटर्स में। सो कहते जो बटरफ्लाइज हैं वो हाइबरनेशन के बाद जब उठती हैं उसका टाइम भी कहते थोड़ा अर्ली हो गया है। द डाटा, सो ये डाटा किसका है, एमेट्योर्स का, कैन ऑल्सो हिंट, बता सकता है, एट हाउ नेचर विल चेंज इन द फ्यूचर, भी कैसे जो वातावरण है बदलेगा इन द फ्यूचर, विल यूज किया है फ्यूचर, सो प्रिडिक्शन, ठीक है, भी कैसे वातावरण बदलेगा फ्यूचर में, ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं फिर साइंटिस्ट, टुगेदर विद मॉडल्स ऑफ क्लाइमेट चेंज के जो मॉडल बनेंगे उनसे, और एमेट्योर रिकॉर्ड्स, ये लिखा है हमारे क्वेश्चन में, कुड हेल्प गाइड कंजर्वेशन, सो बचाना कैसे है, सभी चीज़ों को संभाल के ऐसे ही रखना है, इसके लिए ये जो एमेट्योर रिकॉर्ड्स हैं वो हेल्प कर सकते हैं। सो अभी ई पैराग्राफ में मुझे ये लोकेशन मिल रही है, क्वेश्चन देखिए दोबारा। सो डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे भी बताया गया, डिस्क्राइब भी किया है, डिस्क्रिप्शन है, यूजिंग एमेट्योर रिकॉर्ड्स, सो आ गया एमेट्योर रिकॉर्ड्स, टू मेक प्रेडिक्शंस,
किसके लिए प्रेडिक्शन है? क्लाइमेट चेंज। सो मेरे कीवर्ड्स मुझे मिल गए हैं ई पैराग्राफ में। 31st आंसर विल बी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 देखते हैं। रिकॉर्ड्स ऑफ अ कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन का जो रिजल्ट है प्रोवाइडिंग क्लूज, हिंट दे रहा है टू क्लाइमेट चेंज। सो इसकी लोकेशन देखते हैं हम। सो डी पैराग्राफ में देखिए, यहाँ पे ना कंपटीशन की बात है, बैटिंग कॉन्टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे लाइन स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे रैफे सैगरिन इकोलॉजिस्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की, रिसेंटली स्टडीड रिकॉर्ड्स, इसने स्टडी किए हैं किसके? बैटिंग कॉन्टेस्ट मतलब कंपटीशन, इन विच, जिसमें पार्टिसिपेंट्स ने अटेम्प्ट किया है गैस करना, हमारे क्वेश्चन में था वर्ड क्लू, ठीक है। द एग्जैक्ट टाइम एट विच अ स्पेशली इरेक्टेड वुडन ट्राइपॉड, एक जो सीधी खड़ी हुई लकड़ी है, वो कब गिरेगी? फॉल थ्रू द सरफेस ऑफ थोइंग रिवर। थोइंग रिवर मतलब जो पिघलती हुई रिवर है, जैसे उसके ऊपर बर्फ हुई थी, बर्फ होगी तो वो पिघल रही है, तो उसको नदी को हम कहेंगे थोइंग रिवर। तो कब जो लकड़ी है उसके थोइंग रिवर पे गिरेगी कहते। ये जो बंदी है रैफे, इसने रिकॉर्ड स्टडी किए हैं इस कॉन्टेस्ट के, तो जिसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बता सकते हैं एग्जैक्ट टाइम पे ये फ्यूचर वाली चीज़ कब होगी। सो ये चीज़ क्या है? इरेक्टेड वुडन ट्राइपॉड, क्लाइमेट के रिलेटेड है। आगे भी पढ़ सकते हैं हम। द कॉम्पिटिशन हैज़ टेकन प्लेस एनुअली, एक बार होता है, टेनन रिवर इन अलास्का में 1917 से। एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट शोड दैट द थो नाउ अराइव्स, जो पिघलती है ना वो सब चीज़ें, नाउ अराइव्स 5 days अर्लियर, 5 दिन पहले ही पिघलनी शुरू हो जाती है रिवर, देन इट डिड व्हेन द कॉन्टेस्ट बिगेन, ठीक है। जब कॉन्टेस्ट शुरू हुआ था, अगर उससे हम कंपैरिजन करें, अभी वो थो जो है 5 दिन पहले होता, मतलब पिघलना जो है रिवर का पहले ही शुरू हो जाता है। सो इससे प्रेडिक्शन हो सकती है क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, सो उसकी बात है। सो यहाँ पे रिकॉर्ड्स लिखा है, यहाँ पे भी रिकॉर्ड्स लिखा है, रिकॉर्ड्स ऑफ कंपटीशन लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया बैटिंग कॉन्टेस्ट है। देखो यहाँ पे सिंपल कंपटीशन बता दिया, यहाँ पे बता दिया वो कंपटीशन का नाम बता दिया उन्होंने। सो कंपटीशन मिल गया। प्रोवाइडिंग क्लूज, गैस कर सकते हैं वो, यहाँ पे लिखा है जो पार्टिसिपेंट है वो गैस कर पाती हैं। सो क्लूज टू क्लाइमेट चेंज, जो बदलाव हो रहा है वातावरण में। यहाँ पे क्या थे? रिवर की थोइंग जो है 5 days अर्ली थी, ठीक है। सो क्लाइमेट चेंज किस पैराग्राफ में है? द आंसर इज इन डी पैराग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 देखते हैं। अब डिस्क्रिप्शन, कहीं बताया गया होगा, अ वेरी ओल्ड रिकॉर्ड कंपाइल्ड बाय जनरेशंस ऑफ एमेट्योर नेचुरलिस्ट। सो देखो एमेट्योर जो भी उन्होंने जो भी कलेक्शन की है, नेचुरलिस्ट का मतलब क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स के रिलेटेड होगी जो भी होगी कलेक्शन, और उनकी कहते हैं उस बंदे की ना आगे से आगे पीढ़ियों तक ने क्या किया है, वो रिकॉर्ड को कंपाइल किया है। सो कहते हैं जिक्र हुआ है, डिस्क्रिप्शन है किसकी? अ वेरी ओल्ड रिकॉर्ड। सो देखते हैं इसका आंसर। यहाँ पे ए पैराग्राफ में देखिए, यहाँ पे ना इन्होंने लिखा था अराउंड 2 centuries बिफोर, 200 साल पहले, कोर्ट्स से भी पहले। किसने? रॉबर्ट मार्शम जो बंदा है, एक लैंड ओनर है इंग्लैंड में, इसने कहते रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया लाइफ साइकिल प्लांट्स के भी और जानवरों के भी अपनी ज़मीन पे। एस्टेट होता है उसकी जगह जो भी है, प्रॉपर्टी, ऑन हिज एस्टेट। व्हेन द फर्स्ट वुड एनिमोन्स फ्लावर, ये जो प्लांट है वुड एनिमोन्स, इसने सबसे पहले फ्लावर कब किए? डेट्स ऑन विच, वो उसने डेट भी रिकॉर्ड की जब ओक जो है बर्स्ट हुआ इनटू लीव्स, उसने पत्ते दिए। एंड रूक्स, ये जो पंछी है, बिगेन नेस्टिंग, कब उसने अपना जो है आलना बनाना शुरू कर दिया। सक्सेसिव मार्शम, सक्सेसिव मतलब उसकी अगली जो जनरेशन्स हैं, कंटिन्यूड कंपाइलिंग दीज नोट्स,
कंपाइलिंग इकट्ठा करने लगे ये नोट्स 211 साल तक, फॉर 2011 ईयर्स। सो ये सबसे पुराना है, ठीक है। सो अ डिस्क्रिप्शन है, इस पैराग्राफ में ही बताया गया, डिस्क्राइब ही किया है इन्होंने। अ वेरी ओल्ड रिकॉर्ड, देखो 211 ईयर्स, ये बहुत पुराना है। कंपाइल्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो कंपाइलिंग बाय जनरेशन ऑफ एमेट्योर नेचुरलिस्ट, एमेट्योर नेचुरलिस्ट ही है मार्शम जो है, और उसकी जनरेशन को उन्होंने कहा सक्सेसिव मार्शम्स, मतलब उसके आगे जो जनरेशन हुई उसकी। सो जनरेशंस ऑफ एमेट्योर नेचुरलिस्ट, ये आ गया हमारा ए पैराग्राफ में से। सो दिस इज द आंसर ऑफ 33rd। नेक्स्ट 34 to 36 क्वेश्चंस जो हैं, कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो विद नो मोर देन 2 वर्ड्स। सो फिलिंग द ब्लैंक्स है, और इनमें हम कितने वर्ड लिख सकते हैं, मैक्सिमम 2 वर्ड्स, एंड 1 वर्ड भी आंसर हो सकता है। सो चलो ये करते हैं अब। सो पहले क्वेश्चन 34 देखते हैं हम। वॉल्टर कोट्स रिकॉर्ड, इसके जो रिकॉर्ड है बंदे के, लार्जली कंटेन, उसमें ज़्यादातर क्या है, इंफॉर्मेशन है रिलेट ऑफ डैश। सो देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में, देखो ये वॉल्टर कोट्स आ गया, ये लाइन जहाँ से स्टार्ट हो रही है तब वहाँ से देखते हैं। द बुक्स येलोइंग पेजेस, बुक के जो येलो पेजेस हैं उसमें क्या कंटेन था, बी कीपिंग नोट्स मेड बिटवीन 1941 to 1969, किसके द्वारा, बाय द लेट, लेट किसके आगे लगता है, जिसकी डेथ हो चुकी होती है, बाय द लेट वॉल्टर कोट्स ऑफ किलवर्थ। सो ये जो वॉल्टर कोट्स है, कहती है उसकी जो बुक है ना, उसके येलो पेज पे क्या था, कंटेन था, किसके रिलेटेड नोट्स थे, बी कीपिंग के। सो बी कीपिंग मेरा आंसर आएगा। मैंने भी तो ये देखना है कि वॉल्टर कोट्स के जो रिकॉर्ड है, मतलब बुक है, बुक रिकॉर्ड है, लार्जली कंटेन, ज़्यादातर उसमें क्या था, इंफॉर्मेशन को देखो यहाँ पे लिख दिया नोट्स ऑफ बी कीपिंग। सो बी कीपिंग इज द आंसर। अच्छा एक बार ना ध्यान रखना, जब कभी भी हाइफन हो 2 शब्दों में तो उसको 1 ही कंसीडर किया जाता है हमेशा, ठीक है। तो अगर हमें इंस्ट्रक्शंस है 1 वर्ड ओनली, और अगर हमने यहाँ पे हाइफन नहीं लगाया है और अलग अलग लिख दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंस है हाइफन की, तो ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट मर्शम जो है, कहते फेमस है फॉर रिकॉर्डिंग, उसने क्या रिकॉर्ड किया, डैश ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑन हिज लैंड। देखो ये हमने पढ़ा था पहले भी, यहाँ पे है रॉबर्ट मर्शम अराउंड 2 centuries बिफोर कोर्स, 200 साल पहले कोर्स से रॉबर्ट मर्शम आ गया, यहाँ पे भी मर्शम लिखा है। अ लैंड ओनर है फ्रॉम नॉरफोक इंग्लैंड, बिगेन रिकॉर्डिंग, ठीक है, फेमस है फॉर रिकॉर्डिंग आ गया जी, इन रिकॉर्डिंग द लाइफ साइकिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे देखो एनिमल्स पहले लिख दिया, प्लांट्स बाद में लिख दिया, कोई बात नहीं, हम नहीं इनके झांसे में आने वाले। सो आंसर मेरा आ गया रिकॉर्डिंग द, आ गया आंसर लाइफ साइकिल्स। सो मेरे इंस्ट्रक्शन में 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं तो मैं ये लिख सकती हूँ, आंसर इज लाइफ साइकिल्स। ये जो होते हैं ना फिलिंग द ब्लैंक्स, देखो इनमें तो हमने ट्रू फॉल्स की तरह चर्चा भी नहीं करनी, कंपेयर भी नहीं करना, ये आंसर कहीं ना कहीं वहाँ पे है, हमने बस ढूंढ के लिखना है। तो हमेशा जो आपको कई बच्चों के यहाँ ये क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं क्योंकि ना क्वेश्चन उनको क्लैरिटी नहीं होती। क्वेश्चन को देखो पढ़ लो, उसको अपनी जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट कर लो, इसके बाद फिर आप लोकेशन पे जाके उसको आंसर को देखो भी क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं पता तो कैसे आप आंसर ढूंढ सकते हो। फिलिंग द ब्लैंक्स के आगे जो वर्ड लिखे होते हैं और उसके बाद में जो वर्ड लिखे होते हैं वो मुझे काफ़ी हेल्प करते हैं मेरा सही आंसर ढूंढने के लिए। सो इनको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया करो। देखो जैसे यहाँ पे रिकॉर्डिंग था, यहाँ पे रिकॉर्डिंग था, यहाँ पे एनिमल प्लांट्स है, यहाँ पे एनिमल प्लांट्स है, सेंटर में कौन सा वर्ड रह गया, लाइफ साइकिल। सो दिस इज द आंसर।
तो मैंने ये चीज़ें देखनी होती हैं खुद। जैसे पिछले 34 क्वेश्चन में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखा है, तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या है, नोट्स है, ठीक है। यहाँ पे लिखता है वॉल्टर कोर्स रिकॉर्ड, रिकॉर्ड क्या हो गया, वॉल्टर रिकॉर्ड की किताब, वो एक रिकॉर्ड ही तो है। तो ये चीज़ें मैंने देखनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सम फिनोलॉजिस्ट, कुछ जो है फिनोलॉजिस्ट उनके अकॉर्डिंग, उनके मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग में कॉज नंबर ऑफ वाटरफॉल इन नॉर्थ अमेरिका। वाटरफॉल हो सकता है कहते हैं नॉर्थ अमेरिका में ग्लोबल वार्मिंग के कारण। टू ड्रॉप सिग्निफिकेंटली ड्यू टू, किस ड्रॉप तक, सिग्निफिकेंटली ड्यू टू इंक्रीज। अभी जो भी मेरा आंसर है ना वो इंक्रीज है, ठीक है। सो ग्लोबल वार्मिंग जो है क्या करेगी, काफ़ी ज़्यादा वाटरफॉल करेगी नॉर्थ अमेरिका में। टू ड्रॉप सिग्निफिकेंटली, ये काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि क्या बढ़ेगी, वो क्या चीज़ बढ़ जाएगी, ड्यू टू इंक्रीज्ड डैश। इसकी लोकेशन देखते हैं हम। सो ई पैराग्राफ में देखो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग वर्ड आ गया, नॉर्थ अमेरिका आ गया, वाटरफॉल आ गया, ड्रॉप सिग्निफिकेंटली भी आ गया। सो ये जो इन्फॉर्मेशन है, द नंबर ऑफ वाटरफॉल, देखो ये सारा सेंटेंस तो ऑलरेडी मेरी फिलिंग द ब्लैंक में है। अकॉर्डिंग टू सम फिनोलॉजिस्ट, ग्लोबल वार्मिंग देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। मे कॉज द नंबर ऑफ वाटरफॉल, नंबर ऑफ वाटरफॉल आ गया, ठीक है, ये भी आ गया। नॉर्थ अमेरिका की बात है। टू ड्रॉप सिग्निफिकेंटली, बेसिकली क्या है, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है पैराग्राफ में भी वही लिखा है, थोड़ा तोड़ मरोड़ के लिखा हुआ है, ठीक है, वो मैंने पहचानना है ना। मैंने देखना इंक्रीज चीज़ क्या हुई, ड्यू टू इंक्रीज्ड डैश। तो कोई चीज़ ज़्यादा बड़ी है तो ये कम हो गया काफ़ी। तो देखो ये लाइन ख़त्म है, यहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म है। एक लाइन मैं पीछे पढ़ लूँ। हर एनालिसिस शोज दैट इंक्रीज्ड ड्रोट, बस आगे देखो क्या है, इंक्रीज्ड के बाद क्या है, ड्रोट्स हैं, तो मेरा आंसर आएगा ड्रोट्स। रीड भी कर लेंगे फॉर एक्यूरेसी। इंक्रीज्ड ड्रोट्स दैट द मॉडल्स प्रिडिक्ट, मॉडल प्रिडिक्ट करता है कि जो ड्रोट्स क्या होता है, बंजर जमीन, ठीक है, वो बढ़ जाएंगी। कुड हाफ द ब्रीडिंग पॉपुलेशन एट द पॉन्ड्स, जो ब्रीडिंग पॉपुलेशन, ये एनिमल्स की बात होगी, उनकी जो पॉपुलेशन है वो हाफ कर देगी, आधी कर देगी पॉन्ड्स में। तो इसके साथ ये चीज़ भी होगी, ठीक है। वाटरफॉल नॉर्थ अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। सो आंसर मेरा 36 का आ गया, ड्रोट्स। 37 to 40 क्वेश्चंस देखिए। चूज द करेक्ट लेटर्स। अच्छा ये ना ध्यान से सुन लो मेरी बात, यहाँ पे ना इंस्ट्रक्शंस कई बार ना वो चेंज कर देते हैं, जिसके कारण जो है बच्चों को ना कंफ्यूजन हो जाती है, या उनको पता ही नहीं लगता उनके रीडिंग में नंबर क्यों कम आई है। देखो, चूज द करेक्ट लेटर, ABCD, D ऑप्शन तक हैं, 4 ऑप्शंस हैं। उन्होंने कहा है, इंस्ट्रक्शन क्या दी है, एक करेक्ट जो है, इनमें से एक करेक्ट है, उसको चूज कर लो, कहते डन। क्लियर है ना, मतलब क्या है, 35 क्वेश्चन, ये 37 जो क्वेश्चन है, ये जो ऑप्शंस हैं इनमें एक करेक्ट है। पर देखो कई बार रीडिंग्स में ना थोड़ा सा चेंज किया यहाँ पे और पूरे आंसर्स हमारे चेंज हो सकता है। कई बार वो कहते हैं चूज द करेक्ट लेटर और लेटर्स, या कई बार उन्होंने क्या लिखा होता है, चूज द करेक्ट आंसर और आंसर्स। इसका क्या मतलब है भाई, अगर तो एक आंसर सही है तो एक को टिक कर दो, वो लिख दो बॉक्स में। अगर एक से ज़्यादा 2 आंसर लगते हैं या 3 आंसर लगते हैं तो मैं आंसर वो क्या करूँगी, 3 ही लिखूँगी। एक लिख के मुझे फिर स्कोर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये ना लास्ट दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुए हैं वो काफ़ी रीडिंग्स ऐसी हैं जिनमें यही प्रॉब्लम आई स्टूडेंट्स को, क्योंकि एग्ज़ाम था और स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्शंस जो है रीड ही नहीं करते, कई बार ज़्यादातर नहीं रीड करते। सो वहाँ पे आंसर इंस्ट्रक्शंस थी चूज़ द करेक्ट आंसर और आंसर्स। सो कई मतलब एक क्वेश्चन था जिसमें था बी ऑप्शन ना
सही थी, सी ऑप्शन सही थी। और बच्चे ना, पहली बात तो इन क्वेश्चंस पे क्या होता, ओनली बिकॉज आपने जो है इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ी। पहली बात तो देखो, ये दोनों, सपोज एक क्वेश्चन था जिसमें बी आंसर भी था, सी भी आंसर था, ठीक है। ये जो दोनों ऑप्शन थी वो क्वेश्चन में जहाँ पे लोकेशन मिली पैराग्राफ में वहाँ पे थी। और पहली बात तो इस क्वेश्चन ने बच्चों का टाइम जो है बर्बाद किया, वेस्ट किया, ठीक है। जहाँ पे 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, मे बी उन्होंने 5 मिनट लगा दिए। तो इसका मतलब क्या है, जो अगले क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए, मतलब उनके लिए उनके पास टाइम ही नहीं बचा सॉल्व करने के लिए। सो कईयों ने तो देखो क्या कंक्लूजन किया, बी आंसर लिख दिया। कईयों ने क्या किया, आंसर सी लिख दिया। और ये दोनों आंसर चाहे आपके सही भी थे तब भी गलत हुए, क्योंकि आपने आंसर कैसे लिखना था, बी कोमा सी, ठीक है। सो ये इंस्ट्रक्शंस इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं। सो ध्यान से देखा करिए भी क्या आपको इंस्ट्रक्शन मिली है, चूज द करेक्ट लेटर है या लेटर्स है, या चूज द करेक्ट आंसर है या आंसर्स हैं। सो ये ध्यान रखिएगा अगली बार। तो अभी क्वेश्चन देखते हैं, वाई डू अ लॉट ऑफ साइंटिस्ट, बहुत सारे जो साइंटिस्ट है, डिसक्रेडिट मतलब वो इतना क्रेडिट नहीं देते किसको, डाटा कलेक्टेड बाय एमेट्योर्स। जो एमेट्योर्स डाटा कलेक्ट करते हैं ना, उसको कहते हैं इतना क्रेडिट नहीं देते ज़्यादातर साइंटिस्ट। क्यों नहीं देते, ऑप्शंस मैंने नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा। अभी मैं सिर्फ अपनी लोकेशन पे देखूंगी। सो इसकी लोकेशन देखते हैं। हेयर इज द लोकेशन, बट नॉट ऑल प्रोफेशनल्स आर हैप्पी। सारे प्रोफेशनल्स कहते खुश नहीं है टू यूज एमेट्योर्स डाटा। सो नॉट ऑल मतलब अ लॉट ऑफ साइंटिस्ट डिसक्रेडिट, ज़्यादातर नहीं खुश, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सारे खुश नहीं है, तो कुछ नाखुश भी तो है ना। सो कुछ जो है नाखुश हैं, जो वो क्या कहते हैं एमेट्योर डाटा के बारे में, अ लॉट ऑफ साइंटिस्ट वोंट टच देम। काफ़ी जो साइंटिस्ट हैं वो तो टच भी नहीं करते उनके रिकॉर्ड को। क्यों, दे से दे आर टू फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, उनमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, एरर्स हैं। सो इसकी देखते हैं हमारे पास क्या है ऑप्शन, साइंटिफिक मेथड्स वर यूज्ड इन डाटा कलेक्शन। नहीं, एलिमिनेशन मेथड किया करो, जो ऑप्शन पढ़ के नहीं लगी क्रॉस कर दो। सो साइंटिफिक मेथड कहते हैं उन्होंने यूज नहीं किया, इसलिए उन्होंने डाटा कलेक्ट नहीं किया, ऐसे तो यहाँ पे नहीं लिखा। एमेट्योर ऑब्जर्वर्स आर नॉट केयरफुल इन रिकॉर्डिंग देयर डाटा, उन्होंने ध्यान से कहते अपना डाटा कलेक्ट नहीं किया, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। एमेट्योर डाटा इज नॉट रिलायबल, वो सही नहीं है, यहाँ पे लिखा है बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो ये उन्होंने लैंग्वेज बदली है बट मतलब तो सेम ही निकलता है ना। एमेट्योर डाटा जो है सही नहीं है, मतलब उस पर वो डिपेंड नहीं कर सकते। और इस यहाँ पे लिखा है एमेट्योर डाटा जो है उनको कहते टच भी नहीं करेंगे वो, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सो इससे मेरा आंसर लगता है सी। देखो अगर आपको 100% नहीं लगता तो 80% तो लगता है ना, 50% तो लगता है ना, बाकी सारी ऑप्शन तो बिल्कुल ही पढ़ के निकल गई मेरी। डी देखते हैं, एमेट्योर डाटा इज प्रोड्यूस्ड बाय रॉन्ग कैंडिडेट्स, वो गलत बंदे हैं जिन्होंने डाटा प्रोड्यूस किया, ठीक है। ऐसे तो भी नहीं लिखा, तो आंसर मेरा क्या रह गया, सी। सो ठीक है, काफ़ी बच्चे ये जो है ना MCQs इसमें भी डरते हैं। सो एक बात आपने क्या करनी है, पहले तो इंस्ट्रक्शंस भी ध्यान से पढ़ लो क्या लिखा है। यहाँ पे मेरी इंस्ट्रक्शंस क्या है, चूज द करेक्ट लेटर, मैंने एक ही करेक्ट लेटर चूज करना है, ठीक है। सो मेरा आंसर आ गया सी। एंड बाकी ऑप्शंस भी देख लिया करो, जो नहीं मिलती उसको तो निगलेक्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट देखो 38, मार्क जो है इसने यूज़ की है द एग्जाम्पल्स ऑफ लीव्स, पत्तों की इसने एग्जाम्पल जो है यूज़ की है टू इलस्ट्रेट दैट, ये बताने के लिए डैट। इसकी लोकेशन देखते हैं हम। सो एफ पैराग्राफ में आगे कंटिन्यू करते हैं, कहते हैं काफ़ी जो है साइंटिस्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे, टच भी नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा रूट ने बोला है बिकॉज डिफरेंट ऑब्जर्वर्स कैन हैव डिफरेंट आइडियाज़, जो जितने लोग ऑब्जर्व करते हैं उस चीज़ को नोटिस करते हैं उनके पास अलग अलग कहते हैं अपने ख्यालात होते हैं, आइडियाज़ होते हैं। ऑफ वट कॉन्स्टिट्यूट्स, जैसे कि एक एग्जाम्पल है एन ओपन स्नो ड्रॉप, मैंने लीव्स वाले एग्जाम्पल पे ध्यान देना है ज़्यादा।
द बिगेस्ट कंसर्न विद द ऑब्जर्वेशन इज सेज मार्क, ओके मार्क्स आ गया यहाँ पे। द बिगेस्ट कंसर्न विद एडहॉक ऑब्जर्वेशन इज हाउ केयरफुली एंड सिस्टमेटिकली दे वर टेकन, वे कितने ध्यान से और प्रॉपर सिस्टम के अकॉर्डिंग उन्होंने रिकॉर्ड जो है लिया है। मार्क ने बोला ऐसे, यूनिवर्सिटी इस यूनिवर्सिटी को बिलोंग करता है, ये छोड़ दो। उसने क्या स्टडी किया है, इंट्रैक्शन प्लांट की एनिमल क्लाइमेट से। वी नीड टू नो प्रिटी प्रिसाइजली, हमें थोड़ा अच्छे से डिटेल में थोरोली चाहिए क्या, वट अ पर्सनस बीन ऑब्जर्विंग, वो जो बंदा है वो क्या ऑब्जर्व कर रहा था। इफ दे जस्ट से, अगर वो सिर्फ ये बोलें आई नोटेड व्हेन द लीव्स कम आउट, मैंने ये नोट किया कि जब पत्ते आए, इट माइट नॉट बी दैट यूजफुल, तो वो इतना क्या होगा हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा, काम नहीं आएगा। measuring the onset of autumn can be particularly problematic because deciding when leaves change color is more subjective process than noting when they appear। कहते अगर वो मेजर करे भी कब जो ऑटम क्या होता है, पतझड़ का मौसम शुरू, ऑनसेट मतलब बिगेन हुआ, शुरू हुआ, ये कहते ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि कहते अगर ये डिसाइड करना हो कि पत्तों ने चेंज किया, कब कलर चेंज किया, ये हमारे लिए सब्जेक्टिव हो सकता है। सब्जेक्टिव मतलब यूजफुल हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है देन कि कब वो अपीयर हुए, इससे ज़्यादा। सो इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन देखते हैं। मार्क ने पत्तों की जो है लीव्स की एग्जांपल दी है। एमेट्योर रिकॉर्ड्स कांट बी यूज्ड, सो ये हमारा आंसर हो सकता है। आगे भी ऑप्शन देख सकते हैं। एमेट्योर रिकॉर्ड्स आर ऑलवेज अनसिस्टमेटिक, ये तो नहीं बोला, उन्होंने ये जरूर कहा कि सिस्टमेटिक होना चाहिए। द कलर चेंज ऑफ लीव्स इज हार्ड टू ऑब्जर्व, कब जो लीव्स हैं वो अपना कलर चेंज करते हैं, ये नोटिस करना कहते मुश्किल है, ये तो नहीं कहा कि मुश्किल है, उन्होंने ये कहा कि कब लीव्स चेंज करते हैं कलर, ये हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इज ऑफन प्रिसाइज, जो हमारे लिए कीमती इंफॉर्मेशन है ना, जो हमारे काम आने वाली है, वो कम और हमेशा ना प्रिसाइज होती है, ये तो नहीं कहा, इन्होंने बोला है बल्कि कि प्रिसाइज होना चाहिए। ठीक है, सो ये हमारे पास ऑप्शन रहेगी एमेट्योर रिकॉर्ड्स कांट बी यूज्ड, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे क्या है, वी नीड टू नो थोरो कि पर्सन जो है वो ऑब्जर्व क्या कर रहा है। ठीक है, सो कहते कि अगर पर्सन कहे कि मैंने इफ दे जस्ट से कि मैंने पत्ते कब आए, कम आउट आए थे लीव्स प्लांट पे, मैंने वो नोट किया, तो वो यूजफुल नहीं होगा। एमेट्योर रिकॉर्ड्स कांट बी यूज्ड। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं 39th। हाउ डू साइंटिस्ट सजेस्ट एमेट्योर डाटा शुड बी यूज्ड, भी साइंटिस्ट क्या देखते हैं भी कैसे जो है एमेट्योर डाटा वो इस्तेमाल होना चाहिए, इसके ऑप्शंस देखते हैं हम। हेयर इट्स रिटन अदर्स सजेस्ट दैट, अच्छा ये किस पैराग्राफ में है, ये पैराग्राफ है हमारा जी। अदर्स सजेस्ट दैट राइट स्टैटिस्टिकल कैन आयरन आउट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स विद एमेट्योर डाटा, कहते जो अगर सही स्टैटिक्स यूज करें ना तो एमेट्योर डाटा में जो प्रॉब्लम्स है वो रिड्यूस हो सकती हैं। टुगेदर विथ कोलीग्स ऑफ वैगनिगन यूनिवर्सिटी के जो कोलीग्स हैं उनके साथ, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट एर्नल्ड के साथ, ये क्या कर रहे हैं, डेवलपिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक, ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक अब बना रहे हैं टू अकाउंट फॉर द अनसर्टेनिटी, किस जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो किसको देखेगी कि अनसर्टेनिटी जो है इन एमेट्योर फिनोलॉजिकल डाटा उसको अकाउंट करेगी। तो क्या चाहते हैं ये साइंटिस्ट लोग भी, कैसे जो एमेट्योर हैं वो डाटा कलेक्ट करें विद स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। सो इससे जो है उनके एरर्स जो हैं, सम ऑफ द प्रॉब्लम्स विद द एमेट्योर डाटा कैन बी आयरन आउट, मतलब डिलीट हो सकती हैं। सो आंसर देखते हैं इसका। यूजिंग इम्प्रूव्ड मेथड्स, साइंटिस्ट
जो है सजेस्ट करते हैं एमेट्योर डाटा शुड बी यूज्ड यूजिंग इम्प्रूव्ड मेथड। कोई मेथड नहीं बताया उन्होंने, स्टैटिस्टिकल बताया कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होनी चाहिए। सो देखते हैं, बीइंग मोर केयरफुल इन ऑब्जर्वेशन, भी और ध्यान से कि देखो, ये नहीं कहा। यूजिंग रॉ मटेरियल, मटेरियल जो है वो बेसिक लो, ये भी नहीं कहा। अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक इन डाटा कलेक्शन, ये आ गया मेरा आंसर डी, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स बना रहे हैं जो अकाउंट करेगी कि एमेट्योर डाटा में जो है एरर्स ना आए। सो क्या सुझाव देते हैं वो एमेट्योर डाटा कलेक्टर्स को कि ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज हो। सो डी इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन 40 क्या कह रहा है, व्हाट्स द इम्प्लीकेशन ऑफ फिनोलॉजी फॉर ऑर्डिनरी पीपल। कहते क्या जो है फिनोलॉजी असर करती है या सुझाव देती है ऑर्डिनरी मतलब आम लोगों को। सो इसकी हम लोकेशन देखते हैं। एच पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, फिनोलॉजी ऑल्सो हेल्प्स टू ड्राइव होम मैसेजेस। कहते फिनोलॉजी ना हेल्प करती है घरों में मैसेज पहुंचाने का अबाउट क्लाइमेट चेंज, क्योंकि द पब्लिक अंडरस्टैंड दिस रिकॉर्ड्स, जो आम जनता है समझती है इन रिकॉर्ड्स को एंड वो एक्सेप्ट करती हैं। स्पार्क्स ने बोला ऐसे। सो फिनोलॉजी क्या करती है, घर घर जो है मैसेज पहुंचाती है। सो इट एम्पावर्स द पब्लिक, वो पब्लिक को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ताकत देती है, ये तो नहीं कहा था। इट प्रमोट्स पब्लिक रिलेशन, जो पब्लिक है उसमें रिलेशन जो है वो इम्प्रूव करती है, ये नहीं कहा। इट वॉर्न्स पीपल ऑफ एनिमल इन्फेस्टेशन, एनिमल्स की डिजीजेस के बारे में उनको वॉर्न करती है, ऐसा तो नहीं बोला। इट रेजेज अवेयरनेस, घर घर मैसेज पहुंचाना, ड्राइव मैसेजेस टू होम का क्या मतलब है, अवेयरनेस क्रिएट करती है। इट रेजेज अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज इन पब्लिक। ठीक है, सो आंसर विल बी डी। दिस इज वोकेबुलरी। सो एमेट्योर नेचुरलिस्ट जो पैराग्राफ है इसमें कुछ वोकेबुलरी वर्ड्स मिले हैं जो कि आगे भी कई बार आप जो पैसेजेस सॉल्व करोगे उसमें वर्ड्स यूज हो सकते हैं। सो देखिए, एमेट्योर का क्या मतलब है, अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन स्पोर्ट या किसी भी और एक्टिविटी में फॉर प्लेजर, अपने शौक के लिए, नॉट फॉर मनी, पैसे के लिए नहीं, मतलब वो जॉब नहीं करता, अपने मजे के लिए वो काम करता है। नेचुरलिस्ट, अ पर्सन हु स्टडीज प्लांट्स एंड एनिमल। हाफ, ये ना हाफ, ये वाला हाफ तो पता है सबको, मतलब आधा, ये हाफ नहीं पता, इसका मतलब भी क्या होता है, हाफ, आधा हो गया। ठीक है। रिगरस मतलब बहुत ध्यान से, अच्छे से करना, विद ग्रेट केयर। इडियोसिंक्रेसीज क्या होता है, करैक्टर क्या है उसका, करैक्टरिस्टिक। गोइज क्या होता है, एक मशीन होती है, कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। ट्रिवियल वर्ड ये वर्ड कॉमन वर्ड है, इसका क्या मतलब है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट ना हो, मतलब नॉट इम्पोर्टेंट। इन्फेस्टेशन, एनिमल इन्फेस्टेशन वर्ड हुआ था, मतलब डिजीजेस, किसी को भी अगर कोई डिजीज हो जाए, एनिमल इन्फेस्टेशन, कोई क्रॉप्स जो है इनको डिजीज हो जाती है तो क्या कह सकते हैं, वीट इन्फेस्टेशन। थ्रिल्ड मतलब एक्साइटेड, खुश होना। सो दीज आर द वोकैबुलरी वर्ड्स। ध्यान से देख लीजिए, याद करना ज़रूरी नहीं है, बट एक बार पढ़ लो। अगर आप ऐसे गूगल से सर्च करके लिख लो मीनिंग, तो आपको कभी ना कभी ये वर्ड्स रिकॉल हो जाएंगे। So if you like my video, please share and subscribe my YouTube channel The IELTS Insider। अगर आप चाहते हो कि मैं और ऐसी वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करना। अगर आपको कोई इशू है इस वीडियो से तो प्लीज़ कमेंट करो और मुझे बताओ, सो दैट मैं आप अगली वाली जो वीडियोस होंगी उसमें इम्प्रूव कर दूँ। सो अपना ध्यान रखो, अच्छे इंसान बनो। ओके जी, बाय बाय, टाटा।